हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए या यूपीएससी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। आप इस पर लगातार बने रहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक तो ये बाइलिंगुअल है जिससे आपको बहुत से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं कि अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में देख लें। इसके अलावा हम जो क्वेश्चन है उसके आसपास की चीज़ें बता देते हैं जिससे कि क्वेश्चन जब चेंज होगा तो वही आएगा। ये क्वेश्चन आने की संभावना 30% है और इससे आसपास के क्वेश्चन आने की रेस्ट ऑफ द 60%, 10% ही क्वेश्चन होंगे जो इस पूरे जो आज को आपको कराया जा रहा है प्रैक्टिस है उससे बाहर। सो लेट्स स्टार्ट कि अब ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन शुरू करें, हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल ऑफलाइन भी आ चुका है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नीचे के फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे कॉल करके। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज़ तो चलती रहेगी, यूट्यूब पे फ्री है। आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम ये टेस्ट सीरीज़ कराते रहेंगे और आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कहीं कोई गलत लगे कुछ तो आप उसको बता सकते हैं, रिमाइंड करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 51st क्वेश्चन देख लेते हैं। By which of the following Constituent Amendment Act term reasonable restriction inserted in clause 2 of Article 19 of the Constitution? अब यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द अंतः स्थापित किए गए थे? अब ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि पूछा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो हुआ था ये पहले ही जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें ही आ गया था और इसमें बहुत सी चीज़ें जोड़ी गई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हुआ था, इसके अलावा कि स्टेट को भी पावर दी गई कि जिससे वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए कोई डिसीजन ले सके। इसके अलावा जो है जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स है उसको लेके भी बताया गया था कि आप किस तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। 9th शेड्यूल का जो आइडिया वो भी इसमें आया था। इसके अलावा जो है जो कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम, ये जो आया था कि क्योंकि 19 से रिलेटेड किससे है, फ्रीडम से, तो रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो आइडिया आया ये 19 में क्लॉज 2 जोड़ दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कुछ भी बोलना नहीं है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में ही आ गया था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 52nd नंबर। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? अब ये पूछा गया है कि एज मेंशन इन आर्टिकल 37 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, वो क्या है? अब ये था आर्टिकल 37, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है देश में शासन में मूलभूत हैं, देश के शासन में बुनियादी हैं। मूलभूत बुनियादी एक ही हो गया ऑलमोस्ट। देश के शासन में जरूरी है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। देश के शासन में अपरिहार्य है, ये भी ऐसा ही है। तो फंडामेंटल्स इन द कंट्री, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बेसिक इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, नेसेसरी इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, इनएविटेबल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। तो लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ दिक्कत क्या होती है, हमको एग्जैक्ट टर्म ये मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इसका सही आंसर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, देश के शासन में मूलभूत है क्या, टीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ जाते हैं, 53rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का 6 में उल्लेखित नहीं है? अब यहाँ पे फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल 51A(G) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जो है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे आर्टिकल 51 को, तो 51 जो आर्टिकल है वो क्या कह रहा है, AG उसका जो है says that it shall be duty of every citizen of India to protect
एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर, सीक्वेंस भी है फॉरेस्ट लेक रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल नहीं लिखा है वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ लिखा है। तो क्या लिखा, ये सब प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण, जिसमें इंक्लूड किया गया है जंगल, झील, नदी और वाइल्ड जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर और जंगली पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना सबकी ड्यूटी है। अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ एनिमल नहीं है, तो सही आंसर क्या हो गया 4। तो टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, 54th देख लेते हैं। 54th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है कहलाता है। अब क्वेश्चन है, एनी अदर टेरिटरी comprised within the territory of India but not specified in the first schedule of the Constitution of India is known as, क्या कहलाएगा, सहयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्जित राज्य क्षेत्र, एसोसिएटेड स्टेट, एसोसिएटेड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी। तो उसको सही आंसर क्या होगा, उसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। अगर फर्स्ट शेड्यूल में उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो आता तो है टेरिटरी में इंडिया की, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल की जो डेफिनेशन उसमें नहीं है, तो यूनियन टेरिटरी कहलाएगा, संघ राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं 54 में के बाद 55। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य का विधानमंडल निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है। अब ये आकस्मिकता निधि मतलब क्या होता है, कंटीजेंसी फंड जिसको हम कहते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Constitution of India, the legislature of the state may establish the contingency fund of state। के आकस्मिक निधि यूजली सेंटर के पास होती है, लेकिन स्टेट भी अपना कर सकता है। तो वो आर्टिकल कौन सा पूछ रहा है, 267(1), 267(2), 268(1), 268(2। तो इसका सही आंसर क्या है, 267(2). उसके अंतर्गत स्टेट कैन एस्टेब्लिश देयर ओन कंटीजेंसी फंड फॉर स्टेट। तो सही आंसर 2 हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, 54 के बाद 55 देख लेते हैं, 55 के बाद 56 देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से किस पर कर से संबंधित विधि बना सकते हैं। Under Article 276 of the Constitution of India, the state legislature can make laws related to tax on which of the following। अब ये किस पे कर सकता है, 276 आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है कि ऑन प्रोफेशन, ऑन ट्रेड, ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे तो तीनों पे बना सकते हैं, अगर देखें तो प्रोफेशन पे भी बना सकते हैं, ट्रेड पे भी, एम्प्लॉयमेंट पे भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th, A, B, C। अगला बढ़ जाते हैं 56 के बाद 57 पे नंबर पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। ऑडिट किस में होता, पंचायत का ऑडिट जो होगा वो किस से आता है, 243I या 6, 243J या 243T, 243ठ या 243K या 243। तो इसका सही आंसर क्या है, पंचायत का जो ऑडिट कर सकते हैं 243J, 243 या हिंदी में या 243J जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिले में पंचायत द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समांकन करने के लिए संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी ए कॉन्स्टिट्यूट इन एवरी स्टेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, उसका काम क्या होगा? टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर बाय द पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट। पंचायत ने जो प्लान बनाए उनको कंसोलिडेट करके उनको मिला के एक प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना इसका काम होगा। तो क्या सही है इसमें? फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। नहीं, ऐसे तो दोनों ही सही है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। इसका मतलब क्या है? 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो सी इसका या 3 इसका सही आंसर है। 58 के बाद चले जाते हैं 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगर योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नलिखित में से किसे भेजता है? अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि सिंपली ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आसानी से अगर आपको आंसर मालूम हो तो 1 सेकंड के अंदर सही हो सकता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चेयरपर्सन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो है वो किसको भेजता है? यहाँ पे लिखा है टू डेवलपमेंट कमिश्नर को, टू गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, टू गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, विकास आयुक्त को, राज्य सरकार को, राज्यपाल को, विधानसभा को। तो किसको भेजता है? तो ये भेजता है टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य सरकार को भेजता है प्लानिंग जो है डेवलपमेंट प्लान राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार को ही तो इम्प्लीमेंट करना है। तो आगे बढ़ते हैं 59 के बाद 60 देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्रेसिडेंशियल एड्रेस हु अमंग द फॉलोइंग लेड द ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ द एड्रेस ऑन द टेबल ऑफ लोकसभा। राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्नलिखित में से कौन रखता है? लोकसभा का महासचिव, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए कि प्रेसिडेंट ने अगर जो भाषण या एड्रेस किया है उसका जो हार्ड कॉपी होती है या आजकल सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, उसको फाइनली जो है सबके पास पहुंचाना, सभी मेंबर्स को या मीडिया को देना, या इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा स्पीकर, एक्चुअली ऑनरेबल पोस्ट है ये तो, या डिप्टी स्पीकर, ये तो खुद नहीं दे सकते। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो हाउस के मेंबर है, तो इनकी जिम्मेदारी हाउस के अंदर नहीं होती है। जो भी जिम्मेदारी होती है लोकसभा स्पीकर या, तो अब ब्यूरोक्रेट जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी, इस टेक्निकल निकाल दी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ये सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं और ये असिस्ट करने की, लोकसभा स्पीकर को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट होते हैं। ये मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं और सीनियर मोस्ट जो IAS ऑफिसर वो करते हैं और इनका काम इनको असिस्ट करना होता है। तो इनका काम है डिस्ट्रीब्यूट करवाना और ये डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं सभी को वो जो एड्रेस की कॉपी है, जो अभिभाषण दिया राष्ट्रपति ने उसकी कॉपी सभी को, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो मेंबर्स हो उनको। आगे बढ़ जाते हैं 61 पे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? अब यहाँ पे who among the following were not member of parliament at the time of their appointment as prime minister of India? यहाँ पे दो ऐसे चंद्रशेखर तो थे, चरण सिंह भी थे, तो कौन बचा? HD देवेगौड़ा और PV नरसिम्हा राव जब ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे तब वो नहीं थे। HD देवेगौड़ा, तो CD जिसमें होगा 3 इसका सही आंसर हो गया 61 का C, या 3 केवल C और D जो है वो सही।
आगे बढ़ जाते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत में निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय रक्षा निधि के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल डिफेंस फंड। अब इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन चेयरमैन होता है नेशनल डिफेंस फंड का? तो होता है प्राइम मिनिस्टर। और तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं दिया क्योंकि मेंबर पूछा है। और वो द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ, कौन कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड फंड है। फाइनेंस मिनिस्टर फंड की बात है। होम मिनिस्टर इसको एड्रेस करता है। तो ये जो है ABC जहाँ पे होगा वो सही है। ABC किसमें है? पहला ही है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता है। तो 1 सही है इसका 62 का। आगे बढ़ जाते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत के में पहले निर्विभाग केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग जगह पे सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे रहे तो वहाँ पूछा जा सकता है। Who among the following was the first union cabinet minister without portfolio of independent India? N. गोपालस्वामी अयंगर, जोगेंद्र नाथ मंडल, R. K. सुमुख चेट्टी, राजकुमारी अमृता कौर। इनमें से सभी लगभग मिनिस्टर तो रहे, लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो जो रहे हैं N. गोपालस्वामी अयंगर रहे। और इसी के साथ मोहनलाल सक्सेना भी हैं। मोहनलाल सक्सेना भी थे विदाउट पोर्टफोलियो, यहाँ पे नाम नहीं है तो इजी हो गया। N. गोपालस्वामी अयंगर जो थे विदाउट पोर्टफोलियो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा इनको प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं, 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चयन की तिथि निम्नांकित में से कौन नियत करता है? Who among the following fix the date for choosing of the deputy speaker of Lok Sabha? तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, who decide the date for choosing of speaker of Lok Sabha? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एट द सेम टाइम जो डिप्टी स्पीकर है उसकी डेट कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर 2 सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो वो डिसाइड करता है कि डिप्टी स्पीकर किस दिन चूज किया जाएगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन पावर है, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता, इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। 64 के बाद 65 पे आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष से भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया है? इस हलफनामे में आपराधिक अभियोजन विवरण, संपत्ति का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता का दिया जाना आवश्यक है। From which of the following year the Election Commission of India to counter criminalization of the politics made mandatory for each candidate for Rajya Sabha and Lok Sabha to submit an affidavit along with the nomination paper. The affidavit would detail any involvement with criminal prosecution, details of assets and property ownership and educational qualification. तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2000, 2001, 2002, 2003 दिया हुआ है, 2000, 2001, 2002, 2003। इसका सही आंसर क्या है? 2002। 2002 से अब ये कंपलसरी हो गया है, विदाउट एफिडेविट कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आगे बढ़ जाते हैं, 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हेतु आवश्यक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या चीज़ आवश्यक है? 66 तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट नीड्स द, कि क्या चीज़ को जरूरी है? तो इसका सही है प्रीवियस कंसर्ट ऑफ द
प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे फिर से टेक्निकल चीज़ है, कंसेंट ऑफ द या प्रीवियस कंसेंट, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑलमोस्ट एक जैसी बात है, लेकिन टेक्निकल क्योंकि आर्टिकल 128 में लिखा तो क्लियरली लिखा प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसलिए सही है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है, तभी वो कोर्ट में आ सकता है। इसके बाद 66 के बाद 67 देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। अब ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाना चाहिए इतना टेक्निकल, लेकिन पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस JC शाह ये तो रहे हैं, M हमीदुल्ला बेग ये भी रहे हैं, AK सरकार भी रहे हैं, N राजगोपाल अयंगर नहीं रहे हैं, ये चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और इनको अयंगर कमेटी रिपोर्ट जो है, अयंगर कमेटी बनाई गई थी पेटेंट को लेके। जब आज़ाद हुए हम, भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद पेटेंट को लेके एक नई कमेटी बनी थी और उनकी रिपोर्ट आई थी कि पेटेंट को मानना चाहिए, आगे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो हमने उनकी कमेटी की रिपोर्ट से ही पेटेंट लॉ को एक्सेप्ट किया है। तो ये सही आंसर क्या होगा, जस्टिस N राजगोपाल अयंगर। आगे 67 के बाद 68 देख लेते हैं। निम्नांकित में से किससे परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण करता है, तो किससे संबंधित। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो चीफ जस्टिस होते हैं वो एक रिपोर्ट भेजते हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फिर एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो यहाँ सही आंसर भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कहाँ से आता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आता है, और दो एडवाइस जो होगी वो प्राइम मिनिस्टर देंगे प्रेसिडेंट को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका। 68 के बाद 69 देख लेते हैं। 69 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नांकित में से किस दिनांक को IC गोलकनाथ और एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद में अपना निर्णय दिया। अब ये देखिए क्वेश्चन ट्रिक बदल दिया। यूजुअली क्या आता है कि गोलकनाथ वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिलीवर्ड जजमेंट ऑन इन IC गोलकनाथ एंड अदर वर्सेस पंजाब स्टेट 1967, डेट भी दे दिया, केस ऑन विच डेट पूछ लिया। यूजुअली ईयर पूछते हैं। अब ये हुआ क्या है गोलकनाथ केस में, हम सभी लोग जानते हैं कि जब सीलिंग एक्ट आया कि एक आदमी के पास ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती है एक लिमिट से, और वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसको 30 एकड़ जो है डिसाइड किया। लेकिन और गोलकनाथ जो ब्रदर्स थे उनके पास ऑलमोस्ट 500 एकड़ ज़मीन थी, तो ये लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में फंडामेंटल राइट, जो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, उसको लेके बहस चलना शुरू हो गई कि ये फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट इसको नहीं ले सकती। गवर्नमेंट ने जो चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट किया, और उसको अकॉर्डिंग बाद में प्रॉपर्टी का जो आइडिया है, जो लॉ है, अगर आप उसको देखेंगे 24th अमेंडमेंट जो 1971 है उसमें एब्रोगेट कर दिया गया, और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। और तो उसी से एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एज एनी अमेंडमेंट। तो कोई भी अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट चेंज तो कर सकती, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज कंट्रोवर्शियल, या कह सकते हैं दैट इज नॉट क्लियर। अभी तक वो कहते हैं कौन बताएगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जब यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट निकाल दिया गया, उसके बाद भी अभी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ कि नहीं।
तो कोर्ट ने बोला कि हम ही सही, जो सुप्रीम कोर्ट होगा या कोर्ट जो होगी वो समय समय पे बताती रहेंगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इसलिए इसका महत्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया किस तारीख को, तो 27 फरवरी 1967। तो ये यहाँ तक डेट पूछ लिया, ईयर भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, सिर्फ डेट पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं, 70 पे पहुँच जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एक फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का एक केस हो गया। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 बाद में दिए गए निर्णय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एवं सशर्त शक्ति है, यह अत्यंतिक नहीं है। अनुच्छेद 356(1) के अधीन की गई उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे है। अब ये देखिए, न्यायिक समीक्षा से परे है, ये नहीं बोला था, इसको बोला था न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इसलिए क्या सही होगा? ओनली वन सही है। कंसीडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 356 अपॉन द प्रेसिडेंट इज कंडीशनल पावर, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट पावर। कि प्रेसिडेंट जब मन चाहे कोई भी सरकार बर्खास्त कर दे, ऐसा एब्सोल्यूट पावर नहीं है, कंडीशनल है। और इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट में पास करा के लाइए, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने चाहे जो भी कर दे। इसकी तीसरी बात, लेकिन इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। अगर कहीं के गलत तरीके से, आज के समय कुछ दिनों पहले अगर आप देखें महाराष्ट्र के अंदर और कई जगह पे हुआ भी, कोर्ट में लोग चले गए कि गलत तरीके से अपॉइंट कर दिया है गवर्नमेंट को या गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया, इस तरह की चीज़। तो सही आंसर क्या होगा? एक। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है ऑन हिज रिटायरमेंट। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें कि ऑन हिज रिटायरमेंट द जज ऑफ हाई कोर्ट में बी अपॉइंट एज क्या क्या बन सकता है? वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, एम्बेसडर, गवर्नर, हेड ऑफ कमेटी सेटअप बाय गवर्नमेंट। तो ये तो हमने बहुत सुना हुआ, हेड ऑफ कमेटी सेटअप बाय, और गवर्नर भी बने हैं, ऐसा भी रहा है। और इसके अलावा एम्बेसडर भी बने हैं और वाइस चांसलर भी बने। तो हुआ क्या है कि ऐसा माना जाता है, या कई बार डिबेट आती है कि कोर्ट्स या जजेस को कोई फेवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर फेवर लेंगे तो उससे पहले के जजमेंट में गवर्नमेंट अपना प्रेशर बना सकती है या उनको लालच दे सकती है। तो ये चीज़ें बहुत बार अपोज भी किया गया। इसमें एक बड़े जस्टिस थे MC छागला, वो भी इसको अपोज करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो खुद रिटायर हुए तो वो खुद भी US के एम्बेसडर बन गए, 1958 से 61 तक रहे। और इसके बाद इंडिया हाई कमिश्नर भी रहे UK के। इसके अलावा बाद में वो छागला जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनते 63 से 66 तक। तो ये जो है इसका हमेशा से लोग विरोध करते रहते हैं, जो पावर में नहीं है या जो चीफ जस्टिस या जस्टिस जो है जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है वो तो विरोध करते हैं, लेकिन जिनका अपने पॉलिटिकल कनेक्शन है वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हेर फेर करने के बाद भी अगर कुछ सही चीज़ें हमको मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए तो क्या बुराई है, इस तरह के सोचते हैं। इस तरह की सोच से बचने के लिए इसका पोजीशन होता है। सही आंसर क्या हो गया? सभी कुछ ABCD, 4th इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 72 देख लेते हैं। 72 राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? एक्चुअली ये राजस्थान का जो हायर एजुकेशन है उसका क्वेश्चन पेपर है, तो राजस्थान के बारे में जो लोग दूसरे स्टेट के हैं उनके लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ राजस्थान हैज़ बीन प्रिंसिपल ऑफ डूंगर कॉलेज बीकानेर? अब देखिए, गुरमुख निहाल सिंह पहले गवर्नर रहे वहाँ के। सेकंड डॉक्टर संपूर्णानंद, ये जो है प्रिंसिपल रहे थे वहाँ पे डूंगर कॉलेज बीकानेर के, और उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया भी है। तो सेकंड है संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो। आगे बढ़ते हैं 72 के बाद 73 पहुँच जाते हैं।
राजस्थान के निम्नांकित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें फिर ये टेक्निकल राजस्थान वालों के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी लोगों के लिए लेकिन ये काफ़ी कठिन हो जाता है। लेकिन अगर देखें ध्यान से तो अगर एक भी आपको सबसे पहला जो थे वो गवर्नर कौन थे, वो थे जस्टिस वेदपाल त्यागी, क्योंकि यहाँ पे अरिंद एक्टिंग गवर्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने पिछले में बात की जो है वो तो अलग हो गए, लेकिन एक्टिंग गवर्नर जो हैं जैसे गुरमुख निहाल सिंह ये तो और संपूर्णानंद ये लोग तो प्रॉपर गवर्नर है। एक्टिंग जब कोई गवर्नर नहीं होता तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो रहता है। तो वेदपाल त्यागी जो थे पहले बन जाते हैं। तो अगर बी देखें तो बी सबसे पहले सिर्फ एक ही में है, तो सही आंसर ये हो गया वेदपाल त्यागी, फिर जस्टिस नारायण, फिर जस्टिस बनर्जी और फिर जस्टिस शर्मा। तो ये सही आंसर 2 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग सम्मिलित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है। तो ये क्वेश्चन है कि कौन आवंटन करता है, मतलब who among the following allocate the business of government of Rajasthan among ministers by assigning one or more department to the charge of minister। ये सिंपल क्वेश्चन है कि कौन करेगा, गवर्नर करेगा, किसके एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। फिर यहाँ पे देखिए कई बार यहाँ पे अलग अलग प्रीवियस सैंक्शन लिखा है, रिकमेंडेशन लिखा है, ऐसा नहीं। एडवाइस गवर्नर हमेशा किस पे काम करता है, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, रिकमेंडेशन या सैंक्शन या इस तरह की चीज़ें नहीं। तो ये सारे टर्म जब यूज हो तो गलत है, एडवाइस पे सही आंसर ए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों को अपॉइंट करता है, और सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया के जहाँ भी जितने भी स्टेट हैं वो सभी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नांकित में से कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर से ये सबके लिए है एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिनिस्टर। अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर आएगी ही, अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अ डिप्टी मिनिस्टर और चीफ विप। तो कौन होता है यहाँ, चीफ विप जो होते हैं वो कौन होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर का मेंबर होता है, और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो वो भी मिनिस्टर हो गया, तो सभी मिनिस्टर हो गए। तो सही आंसर क्या होगा, ABCD फर्स्ट ए। तो यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, या आज का टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस, तो फ़ोन नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। हमारी वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल पे capitalstudy20@gmail.com पे आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या किसी कॉलेज का एंट्रेंस या किसी चीज़ के असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो तमाम सारे हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमको फ़ोन, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी। इसके अलावा आप किसी से आइडिया से रिलेटेड या किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड PDF चाहते हो, तो आप हमको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल होगा वो PDF तो हम आपको ज़रूर भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी कुछ फ्रूटफुल लगा हो, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो वीडियोज़ आते हैं वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। आपको अलग अलग सर्च नहीं करना जाएगा, वैसे हमारी प्लेलिस्ट में भी ये है। तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं एक और टेस्ट के साथ। थैंक यू।